जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन मस्त क्लासेज। आप सब देख रहे हैं ऑनलाइन मस्त क्लासेज चैनल। आज फिर मैं आप लोग के बीच हाजिर हूँ बीपीएससी प्राथमिक शिक्षक प्रश्न पत्र सेट 5 लेकर हाजिर हूँ। इससे पहले कि मैंने सेट 1, सेट 2, सेट 3 और सेट 4 के क्वेश्चन सोल्यूशन करा दिए हैं। अगर आपने उन सबको नहीं देखा है तो फटाफट देख लीजिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही वीवीआई इसमें प्रश्नों का संग्रह है। अगर कोई भी फ्रेंड्स चाहते हैं कि मैं 1 to 5 या 9 to 10 तक क्रैक कर दूँ एग्ज़ाम, तो ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। वीडियो आप अंत तक देखिए, बहुत ही कारगर है। सब लोग अंत तक देखिए और देखिए कि कितने सही होते हैं। ठीक है, तो आइए सेट को शुरू करते हैं। नए हैं तो एक बार आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दे और फटाफट सब लोग वीडियो को लाइक कर दे। आपकी लाइक हमारी हौसला अफजाई करती है। तो क्वेश्चन नंबर 1 की शुरुआत करते हैं। देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, तो आपके सामने है कि तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ था। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। वारेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड डलहौजी और डलहौजी। तो देखिए तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध जो है, पहला आपका एकदम बी ऑप्शन सही है। लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासनकाल में तीसरा आंग्ल युद्ध हुआ था, है ना। तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध किसके काल में हुआ था? उस समय गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस। ठीक है, इस युद्ध में जो है ना टीपू सुल्तान के साथ हुआ था। किसके साथ हुआ था? टीपू सुल्तान। और इसमें टीपू सुल्तान जो है हार गया था थर्ड आंग्ल मैसूर युद्ध में, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है 2 नंबर की। ब्रिटिश सांसद के चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? ब्रिटिश संसद। देखिए सुरेंद्र नाथ बनर्जी, सर सैयद अहमद खां, अरविंद घोष और दादा भाई नौरोजी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इसमें आपका बिल्कुल डी ऑप्शन सही है। दादा भाई नौरोजी जो है पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने ब्रिटिश संसद का चुनाव जीता था। ठीक है, और इसे ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के रूप में भी जाना जाता है। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इंडिया ने और इंडियन वेल्थ इनटू ब्रिटेन, इन्होंने सिद्धांत प्रकाश, राष्ट्रगुप्तार और उनकी गुजराती, है ना, प्राक्षिक प्रकाशन है। ठीक है, चलिए निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करना है। कौन है ना? पहला है आपका देखिए नील विद्रोह, संथाल विद्रोह, फिर है आपका दक्कन विद्रोह और यह सिपाही विद्रोह। चलिए यहाँ पे थोड़ा सा क्रम सजाते हैं। नील विद्रोह जो है ना आपका 1859-60 में हुआ था। कब हुआ था? 1859-60 में नील विद्रोह हुआ था। थोड़ा सा है ना डेट लिख लेने से आपको क्लियर हो जाएगा। और संथाल विद्रोह जो है ना 1855-56 में हुआ था। ठीक है, 1855-56 में। और ये जो है दक्कन, ये आपका 1875 में दक्कन विद्रोह हुआ था। ओके, और सिपाही विद्रोह जो है ना वो आपका 1857 वाला ही सिपाही विद्रोह कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ सबसे पहला ऑप्शन देखिए 1855-56 2 नंबर पहले होगा। फिर सिपाही विद्रोह जो है वो आपका 4 नंबर हो जाएगा। फिर 59-60 1 नंबर हो जाएगा। तो 2-4-1-3 आपका ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन आएगा। ठीक है, तो 3 का डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इस तरह से आपको 4 क्वेश्चन यहाँ पे याद हुए। मंगल पांडे ने विद्रोह का नेतृत्व कहाँ से किया था? तो देखिए ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ आपका बिल्कुल सी हो जाएगा, बैरकपुर से। ठीक है, कब किया था, है ना? मंगल पांडे ने 29 मार्च 1857 को शुरुआत किया था। कहाँ से? मंगल पांडे से। ठीक है, अगला है कि बिहार बंगाल काश्तकारी अधिनियम कब पारित हुआ था? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ना। तो ये आपका बिहार बंगाल काश्तकारी अधिनियम जो है 1885 में पारित हुआ था। ठीक है, और ठीक है अगला क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। 6 नंबर, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस अधिवेशन में राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम को अपनाया था? राष्ट्रीय आर्थिक यानी रुपया पैसा वाला कार्यक्रम को अपनाया था। तो 6 नंबर में आपका ए हो जाएगा, कराची सत्र 1931 वाले में। ठीक है, उस वक्त जो थे अध्यक्ष, इस बात को भी याद रखिएगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल कराची सत्र अधिवेशन जो हुआ था उसके अध्यक्ष थे। और 1931 में एक और घटना हुआ था, लॉर्ड इरविन समझौता। इस बात को भी ख्याल रखेंगे, लॉर्ड इरविन समझौता कब हुआ था? 1931 में। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन 7 नंबर आपका है कि वर्ष 1823 में लाइसेंसिंग रेगुलेशन एक्ट किसने पेश किया था? तो यहाँ पे आपका हो जाएगा जॉन एडम्स ने 1823 ईस्वी में क्या किए थे? तो लाइसेंसिंग रेगुलेशन एक्ट पारित किया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चनों का संग्रह है आपका। 8 है कि निम्नलिखित में से किसने ने नील दर्पण का अंग्रेजी अनुवाद किया? रविंद्रनाथ टैगोर, मधुसूदन दत्त, सचिंद्र सन्याल या अरविंद घोष। तो यहाँ पे आपका देखिए बिल्कुल सटीक आंसर 8 नंबर में आपका बी हो जाएगा, मधुसूदन दत्त ने नील दर्पण का जो है आपका बंगाली भाषा में ये नाटक था। ये नील दर्पण क्या किस में था? बंगाली भाषा में। लेकिन अंग्रेजी में किसने किया? तो मधुसूदन दत्त ने। ठीक है,
चलिए अगला क्वेश्चन है, समाचार पत्र हिंदुस्तान टाइम्स के संपादक कौन थे? मोतीलाल नेहरू, सरदार जगत सिंह, के.एम. पनियंकर और एस सदानंद। तो यहाँ पे आपका देखिए 9 नंबर में बिल्कुल ही सी सही होने वाला, के.एम. पनियंकर। समाचार पत्र हिंदुस्तान टाइम्स के के.एम. पनियंकर थे, ठीक है ना। यहाँ पे इस बात को आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन बनते हैं 10 नंबर, पुस्तक के राजयोग, कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग किसके द्वारा लिखित है? ये जो पुस्तक है राजयोग, कर्म योग, ज्ञान योग, यानी योग शब्द सब में लगा है, याद करने का ट्रिक भी देखिए, ये किसके द्वारा है ना, या भक्ति योग किसके द्वारा लिखी गई? योग है, तो सब में योग है, तो ये आपका समझिए स्वामी विवेकानंद के द्वारा, ठीक है। स्वामी विवेकानंद का बचपन का नाम क्या था? नरेंद्र दत्त, याद रखिएगा इस बात को। स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम नरेंद्र दत्त था और इनका जो जन्म है ना 12 जनवरी 1863 ईस्वी को हुआ था, ठीक है। 12 जनवरी 1863 ईस्वी को हुआ था। इनके बचपन का नाम नरेंद्र दत्त था और इनका जो 12 जनवरी जन्म हुआ था उसको राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाते हैं, ठीक है। राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में इनके जन्म दिवस को मनाते हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 हुआ ना, 11 इधर है। सभी लोग सेशन को लाइक करेंगे, अगर पसंद आ रहा है वीडियो तो लाइक करना ना भूलें। 11 नंबर क्वेश्चन है, देखिए किसके किसके नेतृत्व में ठगी प्रथा का दमन हुआ था, है ना, ठगी प्रथा। तो यहाँ 11 नंबर में आपका क्वेश्चन नंबर डी राइट, कर्ल स्लीमैन, है ना, कर्ल स्लीमैन। लॉर्ड विलियम बेटिंग उस समय था, है ना। लॉर्ड विलियम बेटिंग ने 1828 से 1835 भारत में गवर्नर जनरल को दिखाया। उस कार्यकाल 1829 में सती प्रथा का उन्मूलन, ठगी प्रथा का दमन और शिशु हत्या का दमन आदि जैसे सामाजिक सुधारों का याद किया जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपका लॉर्ड स्लीमैन उस वक्त आया था ना, इसका अधीक्षक जो था स्लीमैन था। भारत में स्थानीय स्वशासन के जनक किसे कहा जाता है? स्थानीय स्वशासन, तो स्थानीय स्वशासन होगा तो यहाँ पे आपका लॉर्ड रिपन होगा और इसका कार्यकाल जो था 1880 से 84 तक था, है ना। इसका कार्यकाल भी याद रखना जरूरी है, ठीक है। और ये अपने कार्य में स्थानीय भारतीय को दुर्दशा को कम करने के लिए कई सुधारों की शुरुआत भी किया था, ठीक है, लॉर्ड रिपन, ठीक है ना, याद रहेगा। 13 नंबर क्वेश्चन देखो सब फटाफट फ्रेंड्स। निम्नलिखित में किसने 1904 के भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम प्रतिगामी उपाय बताया है? किसने 1904 के भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम को प्रतिगामी उपाय बताया है? तो यहाँ 13 में आपका ए हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले। ये जो थे महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे, याद रखिएगा, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। ओके, चलिए फटाफट आगे 14 नंबर क्वेश्चन आपका है कि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी जिसका 1934 में गठन हुआ, भारत के वायसराय कौन था? जब कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन हो रहा था तो उस वक्त वायसराय कौन थे? तो यहाँ 14 का डी हो जाएगा लॉर्ड वेलिंगटन। कौन थे? लॉर्ड वेलिंगटन। इसका शासन काल जो था 1931 से 1936 तक, इनका कार्यकाल 1931 से 36 तक, ठीक है। और 1931 में जो है पहला गोलमेज सम्मेलन हुआ था, 1931 में फर्स्ट, है ना, फर्स्ट गोलमेज सम्मेलन, ठीक है ना, याद रखिएगा, फर्स्ट गोलमेज सम्मेलन हुआ था। और तीसरा जो हुआ था 32 में हुआ था, ठीक है, इस सबको याद रखना है। सॉरी, दूसरा गोलमेज हुआ था, पहला नहीं, है ना, 1931 में दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था और तीसरा 1932 में। देखिए 15 नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है कि हम ब्रिटेन की बर्बादी से अपनी स्वतंत्रता नहीं चाहते, किसने कहा? हम ब्रिटेन की बर्बादी से अपनी स्वतंत्रता नहीं चाहते, यह कथन किसका है? तो ये महात्मा गांधी का है। बहुत, है ना, याद रखिएगा, बहुत वीवीआई क्वेश्चन है। महात्मा गांधी ने कहा था कि हम ब्रिटेन की बर्बादी से अपनी स्वतंत्रता नहीं चाहते। ओके, 16 नंबर क्वेश्चन है कि दांडी मार्च के दौरान रघुपति राघव राजा राम गीत किस प्रसिद्ध संगीतकार के द्वारा गाया गया है ना? किसने रघुपति राघव राजा राम, जब ये दांडी मार्च हो रहा था उसी वक्त इस गीत को गाया गया था, तो इस गीतकार के संगीतकार कौन है? तो यहाँ पे आपका होगा दिगंबर विष्णु पलुस्कर। दिगंबर विष्णु पलुस्कर ने रघुपति राघव राजा राम गाया था। और कब गाया था? तो 6 अप्रैल को, जब लोग दांडी पहुँच गए तो उसी वक्त पहुँचने 6 अप्रैल को दांडी लोग पहुँचे थे और उसी वक्त ये गीत गाया था रघुपति राघव राजा राम सुबह में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, गांधी जी के अनुपस्थिति में भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया? गांधी जी की अनुपस्थिति में भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किसने किया गया, किसके द्वारा किया गया था? जब अनुपस्थित थे तो इसकी किसने किया था?
तो यहाँ पे याद रखिएगा अरुणा आसफ अली के द्वारा, अरुणा आसफ अली द्वारा ने भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किया। अगला क्वेश्चन है आपका 18 नंबर की, निम्नलिखित में से किसने अपने शासनकाल के दौरान एक नया कैलेंडर, एक नई प्रणाली या सिक्का और नए पैमाने या वजन एवं माप की शुरुआत की? ये सब आपको बताना है किसके शासनकाल में। तो 18 में आपका हो जाएगा ए, टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान है ना, ये जो है टीपू सुल्तान हैदर अली का बेटा था, है ना, मैसूर का शासक था लेकिन हैदर अली का बेटा था, जिन्हें मैसूर के शेर के रूप में जाना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका है 19 नंबर, निम्नलिखित में किस आंदोलन के दौरान गांधी जी ने एक वर्ष में स्वराज का वादा किया था? किस आंदोलन के दौरान? एक वर्ष में स्वराज, यानी एक ही साल में आपको स्वराज मिल जाएगी। तो इन्होंने असहयोग आंदोलन के दौरान किया था, असहयोग आंदोलन। ठीक है, असहयोग आंदोलन के दौरान गांधी जी ने नारा दिया था एक वर्ष में स्वराज। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। सभी लोग सेशन को लाइक करते हैं और अंत तक वीडियो देखें, क्वेश्चंस का आपका रेंज पता चलेगा। प्रैक्टिस सेट आपके लिए जरूरी है क्योंकि रिवीजन में ही डिवीजन है। क्लीमेंट एटली की घोषणा के अनुसार भारत में ब्रिटिश शासन की समाप्ति की स्थिति तक होनी थी, क्लीमेंट एटली के अनुसार। तो यहाँ पे आपका देखिए, क्लीमेंट एटली ने भारत में ब्रिटिश शासन की जो समाप्ति की तिथि थी उसने कहा था 30 जून 1948, 30 जून 1948। ये क्लीमेंट एटली कौन थे? तो ये ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन, कैबिनेट मिशन भारत आया था, कैबिनेट मिशन। तो कैबिनेट मिशन जो है भारत कब आया था? तो कैबिनेट मिशन जो है आपका 1942 में आया था। लेकिन यहाँ पे सवाल उठता है कि कौन सा 42 है कि नहीं, सॉरी मार्च 1946, कैबिनेट मिशन जो है मार्च 1946। ठीक है ना, कैबिनेट मिशन मार्च 1946, अकॉर्डिंग टू 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन भारत आया था। ठीक है ना, 1946, इस बात को ख्याल रखिएगा। इसमें कितने सदस्य थे? 32 सदस्य थे। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में सही है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसमें सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में सही बताना है। तो देखिए यहाँ पे उन पर व्यापारियों का एक वर्ग समान था, सही है ये भी ऑप्शन। नगर निगम लोगों को नागरिक सुविधाओं को देखभाल करता था, ये भी ऑप्शन सही है। वे ब्रेस्टोफोडोनिक शैली की स्क्रिप्ट का उपयोग कर रहे थे, ये भी सही है। तो यहाँ पे आप लोग डी ऑप्शन सही कर लीजिए, 22 का डी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, 23 नंबर क्वेश्चन है आपका कि रामायण, महाभारत और मनुस्मृति निम्नलिखित में किस अवधि के दौरान संकलित किए गए थे? इसको कब इकट्ठा किया गया था? तो यहाँ पे आपका हो जाएगा सी, शुंग काल के दौरान, शुंग काल के दौरान। ठीक है, और शुंग जो है इसके संस्थापक थे पुष्यमित्र शुंग, इस बात को याद रखिएगा। शुंग वंश के संस्थापक पुष्यमित्र शुंग थे। ठीक है ना, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर फटाफट बढ़ते हैं। 24 नंबर आपका कह रहा है कि मथुरा और गंधार कला के बारे में कौन सा कथन सही है? नंबर 1 कथन पढ़ते हैं। तो इसमें आपका कह रहा है कि कनिष्क काल में इन दोनों कलाओं का विकास हुआ, बिल्कुल सही है ना। मथुरा और गंधार जो कला है वो कनिष्क के शासनकाल में इसका विकास हुआ था। बाकी ऑप्शन है नीले ग्रे बलुआ पत्थर, ये ऑप्शन गलत है। गंधार कला में बौद्ध और जैन धर्म का प्रभाव में, तो ये भी गलत है। आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, 24 का है। ठीक है, चलिए 25 नंबर है कि भारतीय इतिहास में प्रसिद्ध एहोल अभिलेख का संबंध किस शासक से है? तो एहोल अभिलेख जो है वो राजेंद्र प्रथम से संपर्क है। ठीक है ना, सॉरी मिस्टेक हो गया, पुलकेशिन द्वितीय से रिलेटेड है, पुलकेशिन द्वितीय याद रखिएगा, है ना, पुलकेशिन द्वितीय। अगला क्वेश्चन 26 नंबर आपका है कि निम्नलिखित में से किस विचारधारा को लोकायत दर्शन यानी जनता दर्शन के रूप में भी जाना जाता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और यहाँ पे 26 का सी हो जाएगा चारवाक, चारवाक इज राइट आंसर, 26 का सी बिल्कुल सही है। ठीक है, 27 नंबर आपका क्वेश्चन कहता है कि किस दिल्ली सुल्तान ने सबसे अधिक संख्या में नहरें बनवाई थी? नहर सबसे ज़्यादा बनाने वाला सुल्तान का नाम बताना है। तो यहाँ 27 में आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, फिरोज शाह तुगलक ने सबसे ज़्यादा। ठीक है, इन्होंने देखिए 150 को कुआं खुदवाया, थोड़ा सा नोट्स कीजिएगा, 100 को पुल बनवाया था। ठीक है, और 50 को बांध बनवाया था। ठीक है ना, फिरोज शाह तुगलक ये सबसे ज़्यादा नहर बनाने वाला दिल्ली का सुल्तान था। ठीक है, 28 नंबर आपका क्वेश्चन कहता है कि प्राचीन भारत के संदर्भ में वाघभट्ट द्वारा लिखित अष्टांग संग्रह का संबंध किससे है? ये क्या था अष्टांग संग्रह? तो यहाँ पे 28 नंबर में आपका बी हो जाएगा, चिकित्सा से संबंध है। ठीक है, चिकित्सा से। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 29 नंबर, चिश्ती संप्रदाय के किस सूफी संत को चिराग ए दिल्ली का चिराग के नाम से जाना जाता है? चिराग ए दिल्ली का चिराग के नाम से। तो 29 में आपका होगा शेख नसीरुद्दीन शाह, शेख नसीरुद्दीन महमूद को दिल्ली का चिराग कहा जाता है या चिराग ए दिल्ली के नाम से जाना जाता है। ठीक है,
अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 29 के बाद 30 नंबर है ना, फटाफट क्वेश्चंस कराते हैं आपके, है ना। 120 प्रश्न परीक्षा में आएंगे और देखिए तैयारी कितना आपकी चल रही है। दिल्ली सल्तनत में एकता प्रणाली की शुरुआत किसने की थी? एकता प्रणाली, तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन सही है, इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने एकता प्रणाली की शुरुआत की थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि पोमोलॉजी, पोमोलॉजी किसका अध्ययन किया जाता है? फलों का, फूलों का, सब्जियों का या कीटों का? तो यहाँ पे आपका बिल्कुल सही जवाब आपका ए हो जाएगा, फलों का। पोमोलॉजी में फलों का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, फटाफट हम बताते हैं ना। यहाँ पे देखिए सब्जी का भी एक बन जान लीजिए। सब्जी का क्या होगा? ओलेरीकल्चर, ओलेरीकल्चर कहते हैं। सब्जी का अध्ययन क्या कहलाता है? ओलेरीकल्चर। और फल का हो गया पोमोलॉजी, ठीक है ना। और फूलों का अध्ययन एंटोमोलॉजी कहलाता है। एंटोमोलॉजी, सॉरी, कीटों का अध्ययन, कीटों का अध्ययन क्या कहलाता है? एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी कीटों का अध्ययन। अब फूलों का जो अध्ययन होता है उसको एंथ्रोलॉजी कहते हैं। क्या कहलाते हैं? एंथ्रोलॉजी। ओके, चलिए इको मार्क, इको मार्क निम्नलिखित में किससे संबंधित है? 32 नंबर सवाल करें इको मार्क। इको, इको का मतलब होता है पर्यावरण, इको सिस्टम, पर्यावरण के लिए सुरक्षित सामग्री से, है ना, सुरक्षित सामग्री से संबंधित है इको मार्क। अगला क्वेश्चन है कि एक अनवीनीकृत ऊर्जा का स्रोत है, अनवीनीकृत, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा पेट्रोलियम। इसको बार बार तैयार नहीं किया जा सकता, इसके निर्माण होने में लाखों करोड़ों वर्ष लगते हैं। इसके अलावा कोयला भी होता है, इसके अंतर्गत कोयला भी आता है, प्राकृतिक गैस भी होता है, इसको भी याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन 34 नंबर की ओर बढ़ते हैं, लेकिन उससे है ना फटाफट एक बार रिक्वेस्ट करेंगे, जो लोग भी सेशन को लाइक ना किए फटाफट लाइक कर देंगे। 34 नंबर आपका है कि वर्ष 2011 की जनगणना को 0 से 6 वर्ष आयु वर्ग में बाल लिंगानुपात बिहार के किस जिला में सबसे कम था? है ना, लिंगानुपात किस जिले में कम था? तो यहाँ पे आपका ए हो जाएगा, वैशाली। सबसे कम वैशाली में था, ठीक है ना। अगला निम्नलिखित का सही सुमेलित नहीं है। नीरज चौड़ा भाला फेंकते, ये तो ऑप्शन सही है एकदम, है ना। तो ये ऑप्शन नहीं हो, क्योंकि नहीं हमको ढूंढना है। भाला फेंक से सही है। और अवनी लेखरा ये पैरा निशानेबाज है, ये भी सही है। और कृष्ण नागर पैरा बैडमिंटन, ये तीनों सही है। और मित्राभ गुहा जो है इनका ऑप्शन दिया है कि हॉकी से, जो कि एकदम गलत है। मित्राभ गुहा हॉकी से संबंध नहीं है, इनका संबंध जो है शतरंज से। इस बात को भी आप लोग याद रखिएगा, शतरंज से संबंध है। तो 35 में आपका डी इज राइट आंसर, डी ऑप्शन क्लिक कीजिएगा। ये तीनों सही है, केवल कि हमें नहीं बताना है, ठीक है ना। 36 है, समान दृष्टि के लिए निम्नलिखित में कौन सा विटामिन हो सकता है? दृष्टि के लिए तो देखने के लिए आपका विटामिन ए चाहिए, और विटामिन ए जो होता है रेटिनॉल कहलाता है। सी इज राइट आंसर, ठीक है, रेटिनॉल जिसे विटामिन ए भी कहते हैं, ठीक है ना। सुगम्य भारत अभियान संबंध है, सुगम्य भारत अभियान, तो यहाँ पे होगा दिव्यांग व्यक्तियों से। किससे हो जाएगा? दिव्यांग व्यक्तियों से, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 30, यूनेस्को, यूनेस्को की स्थापना कब की गई थी? बहुत मस्त क्वेश्चन है, यूनेस्को की स्थापना। तो यहाँ पे याद रखिएगा, यूनेस्को की स्थापना हो जाएगी नवंबर 1945, सॉरी नवंबर 1945, बिल्कुल सही है। यूनेस्को की स्थापना हुई थी। विष्णुपद मंदिर बिहार के किस जिला में है? तो बिल्कुल यहाँ पे 39 का सी हो जाएगा, गया। गया में विष्णुपद मंदिर है, ठीक है। इसका निर्माण जो है ना रानी अहल्याबाई, किसने कहा था? रानी अहल्याबाई ने करवाया था। इस बात को भी आप लोग याद रखेंगे। यह नदी जो है ना विष्णुपद मंदिर, वो फल्गु नदी के किनारे स्थित है, फल्गु नदी। इस बात को भी आप लोग नोट्स कर लेंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन 40 नंबर। 40 आपका कहता है कि प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक में किस में से किसे सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मानना चाहिए प्राथमिक स्तर पर? तो किसके? पढ़ाने की उत्सुकता, धैर्य की दृढ़ता, शिक्षण पद्धति और विषयों को ज्ञान में दक्षता, मानक भाषा में पढ़ाने में दक्षता। तो 40 नंबर आपका बी हो जाएगा, धैर्य और दृढ़ता। धैर्य दृढ़ता जब तक नहीं रहेगी ये आपका नहीं हो सकता प्राथमिक अक्षर, ठीक है। चलिए 41 की ओर बढ़ते हैं। किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा स्वर आवाज को कहते हैं उत्सव का आयोजन किया गया है? तो आपका देखिए यहाँ पे 41 का मैं सटीक आंसर बता रहा हूँ। सभी लोग सेशन को एक बार लाइक करेंगे, आपके लिए इतना मेहनत होता है, लाइक तो बनता है ना। तो 41 संस्कृति मंत्रालय हो जाएगा, ठीक है। संपूर्ण कंप्यूटर परम शक्ति को कहाँ स्थापित किया गया है? सुपर कंप्यूटर परम शक्ति क्या है? तो एक सुपर कंप्यूटर है, इसको कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो IIT खड़गपुर। तो ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, भारतीय सेना ने किस देश के साथ संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास साइक्लोन 1 का शुभारंभ किया है? किस देश के साथ? तो ये आपका मिस्र के साथ, ठीक है। और मिस्र की राजधानी आप लोग याद रखिएगा काहिरा है। और मिस्र की देन नील नदी को कहते हैं।
नील नदी को। नील नदी जो है विश्व की सबसे बड़ी नदी है, ठीक है ना। विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी को कहा जाता है, ठीक है। चलिए 44 नंबर है कि पर्यटन को प्रोत्साहन देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन प्रदर्शनी, जिसको फिटूर कहते हैं, किस देश में आयोजित किया गया है? तो 44 में हो जाएगा सी, स्पेन, ठीक है। स्पेन का एक और नाम है जिसे हम मैड्रिड भी कहते हैं। स्पेन को क्या कहते हैं? मैड्रिड। इस बात को रखिएगा। और यह जनवरी 2003 में इसको बात को कहा गया था, फितूर का आयोजन किया गया था जनवरी 2003, ठीक है। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? पहला आपका कह रहा है कि बड़े राज्यों, है ना, कि स्थान प्रथम कर्नाटक है, तो ये तो असत्य नहीं है, सत्य है। इसमें बिहार का स्थान अंतिम है, तो सबसे गलत बात यही है, बी ऑप्शन इज राइट आंसर, बी इसमें सही हो जाएगा, ठीक है। सभी लोग प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स एक बार आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि फटाफट इस सेशन को लाइक करें। आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चनों का संग्रह लाए। अब करंट अफेयर्स चल रहा है। देखिए अगला क्वेश्चन 46 है, फोर्ब्स 2022 द्वारा जारी विश्व की 100 सर्वाधिक शक्तिशाली महिलाओं में भारत के वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण को कौन सा स्थान मिला है? तो यहाँ पे याद रखिएगा, सीतारमण को 46वां स्थान मिला गया है, ठीक है। सॉरी 46वां नहीं, 36वां स्थान पर मिला है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फीफा विश्व कप 2022 के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? गोल्डन बूट पुरस्कार किलियन एम्बाप्पे को दिया गया, ये तो बात एकदम सही है क्योंकि उसी को मिला था, ठीक है। गोल्डन बॉल पुरस्कार लियोनेल मेसी को दिया गया, तो ये भी एकदम सही है। अर्जेंटीना ने यह दूसरी बार खिताब जीता है ना। ये जो बात है ना आपका गलत है, तो आपका ये ऑप्शन सी सही होगा इसमें, क्योंकि अर्जेंटीना ने फीफा विश्व कप जो है वो तीसरी बार जीता है, लेकिन यहाँ पे आपको दूसरी बार कहा है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य स्वयं का जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? तो यह 48 में आपका बी हो जाएगा, तमिलनाडु। तमिलनाडु हो जाएगा, है ना। तमिलनाडु जो है स्वयं का जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला पहला राज्य बन गया, ठीक है। आगे 49 नंबर है कि किस विभाग के पौधों के पादप पर उभयचर कहा जाता है? उभयचर यानी कि दोनों जगहों पे नमी और एथी में पाया जाता है। यहाँ पर 49 में आपका ये हो जाएगा ब्रायोफाइटा को। ब्रायोफाइटा बिल्कुल सही है। ब्रायोफाइटा विभाग के पौधों के पादप वर्ग को उभयचर कहा जाता है, ठीक है। इस विभाग के पौधे जो होते हैं नम एवं छायादार भागों पे उगते हैं, ठीक है। अगला है, सभी जीवों की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कहलाती है? तो जीवों की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई जो होती है वो आपका कोशिका कहलाती है, ठीक है। 50 का सी बिल्कुल है। और इसकी खोज किसने किया था? तो खोज आपका रॉबर्ट हुक ने किया था। कब किया था? 1665 ईस्वी में। इस बात को याद रखिएगा। अस्थि क्या है? एपिथेलियम ऊतक, संयोजी ऊतक, है ना, पेशी ऊतक या तंत्रिका ऊतक? तो आपका 51 में बिल्कुल बी हो जाएगा, संयोजी ऊतक, ठीक है। अस्थि, अस्थि क्या है? तो अंत्य अस्थि जो होता है संयोजी ऊतक होता है। साइंस का क्वेश्चन शुरू हो चुका है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 50 नंबर 2 क्वेश्चंस को देखते हैं। पित्त निर्माण होता है, पित्त निर्माण कहाँ होता है? तो पित्त का निर्माण जो होता है आपका 52 में बिल्कुल सही जवाब आपका बी हो जाएगा, यकृत में। यकृत सबसे बड़ी ग्रंथि है, बड़ी ग्रंथि है, इस बात को लिख लीजिएगा, सबसे बड़ी ग्रंथि है और इसका वजन 1.5 kg होता है, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन 53, मनुष्य के हृदय किस झिल्ली द्वारा घिरी रहती है? तो मनुष्य का जो हृदय है ना 53 का आपका बिल्कुल ए सही हो जाएगा, पेरिकार्डियम झिल्ली से घिरी रहती है, ठीक है ना। मनुष्य का हृदय पेरिकार्डियम नामक झिल्ली से घिरा रहता है। और मनुष्य का हृदय जो है गहरे लाल रंग का होता है, गहरे लाल रंग का, इस बात को भी याद रखिएगा। हृदय गहरे लाल रंग का होता है जो 4 भागों में बटा होता है, ठीक है। और वृक्क जो होती है ना पुलरा झिल्ली द्वारा घिरी रहती है। रेजिन किस पौधे का उत्सर्जी पदार्थ है? रेजिन नामक पदार्थ जो है पेड़ पौधे छोड़ते हैं, तो कौन सा पेड़? बबूल, पीपल, चीड़ या कनेर? तो 54 में आपका हो जाएगा सी, चीड़। चीड़ पौधे का उत्सर्जी पदार्थ रेजिन है, ठीक है ना। 55 निम्न में किसे मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आपका बी हो जाएगा, पीयूष ग्रंथि के नाम से जानते हैं या पिट्यूटरी ग्रंथि भी कहते हैं, इसे मास्टर ग्रंथि कहते हैं, ठीक है। आगे 56 है, पंछी तथा चमगादड़ के पंख किस अंग के उदाहरण है? तो पंछी तथा चमगादड़ के जो अंग है वो असमजात अंग के उदाहरण है, ठीक है ना। 56 का भी, ठीक है। आपको यहाँ पे असमजात अंग के देखिए कि विभिन्न जंतुओं की संरचना के अध्ययन में यह पता लगता है कि भिन्न भिन्न वातावरण में रहने वाले कुछ ऐसे अंग होते हैं जिनकी संरचना एवं उत्पत्ति की दृष्टि से
संरचना एवं उत्पत्ति की दृष्टि से तो एक समान होते हैं, परंतु अपने वातावरण के अनुसार भिन्न भिन्न कार्यों का संपादन करते हैं, ऐसे समजात अंग कहलाते हैं। जैसे मेढक, कच्छप, बिल्ली, मनुष्य का अग्रपात, ठीक है ना। तो यहाँ पे पंछी और चमगादड़ के जो पंख होते हैं असमजात अंग, ठीक है। अगला देखिए, निम्न में कौन किस भौतिक राशि की इकाई समय का दो उपयोग है, किस है ना भौतिक राशि की इकाई में समय का दो उपयोग है, दो उपयोग होता है। चलिए यहाँ पे आपका बहुत अच्छा देखिए, इसमें तो V/T है ना, स्पीड चाल, ये तीनों ऑप्शन रॉन्ग है, आपका ए ऑप्शन सही हो जाए। 57 का त्वरण, इसमें समय दो बार उपयोग होता है, विस्थापन बटा में T गुने T रहता है, इसलिए यहाँ पे आपका 57 का ए ऑप्शन सही है, ठीक है। 58, बस के अचानक रुकने पर बस बैठी यात्री को सिर्फ आगे की ओर झुक जाता है, इसका उदाहरण है। आगे की ओर जो झुकता है ना, तो विराम के जड़त्व के कारण, ठीक है, किस जड़त्व के कारण, सॉरी गति के जड़त्व के कारण। बस के अचानक रुकने पर आदमी गति के जड़त्व के कारण आगे की ओर झुक जाता है। अगला क्वेश्चन है कि प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तित करने की युक्ति को क्या कहते हैं। तो यहाँ पे तो आपका इन्वर्टर है, फिर ऑप्शन है रेक्टिफायर है, ट्रांसफार्मर और ट्रांसमीटर। तो यहाँ पे 59 में बिल्कुल ही सही जवाब आपका बी हो जाएगा, रेक्टिफायर। रेक्टिफायर जो होता है एसी को डीसी में बदलता है, यह एक विद्युत युक्ति है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 60 नंबर, यदि किसी गतिमान ऊर्जा का वेग दुगना कर दे तो उसकी गतिज ऊर्जा, तो देखिए mv² होता है ना, इसका दुगना कीजिएगा तो 4 गुना बढ़ जाएगा, ठीक है। तो गतिज ऊर्जा 4 गुना हो जाती है। बहुत इजी क्वेश्चन है, 60 का डी इज राइट आंसर। आगे है कि दो वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित करती कहलाती है, तो जो प्रकाश उत्सर्जित करती है उसे प्रदीप्त कहते हैं। साइंस के बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए, उत्तल लेंस की क्षमता होती है, तो उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक यानी प्लस होती है, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 63, दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस प्रकार के लेंस का, तो दूरदृष्टि दोष के दूर के लिए है ना उत्तल लेंस के चश्मे का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ 63 में आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। 64 है कि वोल्ट मीटर का कार्य क्या है, तो वोल्ट मीटर का जो कार्य है आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, विद्युत परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच के विभवांतर को मापना, ठीक है ना। विद्युत जनित्र किस साधन पर करता है, तो विद्युत जनित्र जो है धारा के ऊष्मीय प्रभाव, पहला ऑप्शन दिया है आपका, और दूसरा है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर, तो यहाँ बी ऑप्शन सही है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर, ठीक है। चलिए फटाफट क्वेश्चंस को कराते हैं। गैसों का द्रव परिवर्तन करता है, गैस का द्रव में परिवर्तन कहलाता है, गैस है उसको द्रव में, तो इसको आपका कहेंगे संग, है ना, इसको कहेंगे 66 का सी, संघनन ऑप्शन इज राइट आंसर, ठीक है। 67 नंबर आपका सवाल है कि पदार्थों के कणों को एक साथ बांध कर रखने वाला बल क्या कहलाता है, तो एक साथ बांध कर जो बल रखता है उसको हम अंतर आणविक आकर्षण बल कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 67 का सी इज राइट आंसर, ओके। दो असमान घनत्व वाले अमिश्रणीय द्रव पदार्थ को किस विधि द्वारा अलग किया जाता है, जब द्रव आपस में नहीं मिलते हैं तो इसको हम किस विधि से करते हैं, तो यहाँ पे आपका ए ऑप्शन सही है, पृथक्करण की विधि के द्वारा अलग किया जा सकता है, ठीक है। 69 नंबर, निम्नलिखित में से भौतिक परिवर्तन कौन सा है, लोहे पर जंग लगना, जल का जमना, और आगे है मोमबत्ती का जलना, कोयले का जलना। तो यहाँ आपका 69 में सी इज राइट आंसर, जल का जमना, क्योंकि जल जो जमता है फिर ठंडा कीजिएगा तो आपका क्या हो जाएगा, वापस आ जाएगा। अमोनिया में नाइट्रोजन की संयुक्ता कितनी है, अमोनिया नाइट्रोजन देखिए, तो नाइट्रोजन का 1s2 2s2 2p3 होता है, तो इसको कितने और इलेक्ट्रॉनों की संयुक्ता की जरूरत है, तो 70 में आपका डी इज राइट आंसर 3 है ना। 3 गो संयुक्त, एक गो नाइट्रोजन का 3 गो था, 3 गो हाइड्रोजन से ये जुड़ा हुआ है, तीनों का एक एक इलेक्ट्रॉन बाह्यतम होता है, तो 3 गो इसकी संयोजकता हो जाएगी, ठीक है। परमाणु के नाभिक में नजदीक कौन से होता है, तो परमाणु के नाभिक के सेल होता है, कौन से सेल, के, ठीक है ना, 71 का है, क्योंकि के होता है फिर उसके LMNOP चलता है, ठीक है। निम्नलिखित में से किस विधि के द्वारा लोहे को कढ़ाई के जंग लगने से बचाया जा सकता है, किस विधि से, तो जस्ता की परत चढ़ाकर, आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। जस्ता की परत चढ़ा देने से लोहे की कढ़ाई पर जंग नहीं लगता है, ठीक है। कौन सा हाइड्रोकार्बन कमरे के ताप पर ठोस होता है, तो ठोस देखिए आपका बिल्कुल यहाँ पे सटीक आंसर 73 में आपका सी ऑप्शन सही है, C20H22 कमरे के ताप पर ठोस में पाया जाता है, ठीक है ना। 74 नंबर क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं, है ना, एक एक क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट है, सब लोग वीडियो को अच्छा तरीके से वॉच करें। संविधान सभा के मूल अधिकार अल्पसंख्यकों एवं जनजातियों तथा बहिर्गत क्षेत्रों के लिए प्राधिकृत समिति के अध्यक्ष कौन थे,
तो यहाँ पे आपका 74 में बिल्कुल सही जवाब सी हो जाएगा, सरदार पटेल। सरदार पटेल इसके अध्यक्ष थे, ठीक है ना। उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों के लिए कहाँ पर वकालत करने की मनाही है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कहाँ पर वकालत करने की मनाहट है? तो आपका हो जाएगा भारत के किसी भी न्यायालय में, किसी भी न्यायालय में जो सेवानिवृत्त हो गए हैं न्यायाधीश, वो वकालत नहीं कर सकते, ठीक है। आगे 76 है कि राज्य के वास्तविक कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है ना। तो यहाँ पे आपका 76 नंबर क्वेश्चन इसमें ए हो जाएगा, मुख्यमंत्री के द्वारा, ठीक है, मुख्यमंत्री के द्वारा किया जाता है। आगे 77 निम्न में से कौन सा विषय राज्य सूची के अंतर्गत आता है? कौन सा? शिक्षा तो होगा ही नहीं, क्योंकि ये दोनों विषयों में आता है, ठीक है, तो होगा नहीं। रक्षा भी नहीं होगा, दंड विधि नहीं, तो आपका ए ऑप्शन सही जगह कृषि। अल्पसंख्यकों के लिए किस राष्ट्रीय आयोग है ना, किस वर्ष राष्ट्रीय आयोग बनाया गया था अल्पसंख्यकों के लिए? तो 78 में आपका डी हो जाएगा 1992 में, ठीक है। 79 संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का कार्यकाल कितना होता है? जो अस्थायी सदस्य है तो उनका कार्यकाल 2 वर्षों का होता है, ठीक है। आगे क्वेश्चन है, राज्य के अधीन क्या है? राज्य के अधीन क्या है? केवल ब्रह्म समुद्र, केवल आंतरिक समुद्र, आंतरिक और बाह्य दोनों समुद्र, न बाह्य न आंतरिक समुद्र। तो क्या होगा इसमें? तो 80 का सी हो जाएगा, आंतरिक एवं बाह्य दोनों समुद्र है। आगे है कि भारतीय संविधान में मताधिकार से आपका क्या मतलब है? ऐसा कानून अधिनियम करना जिससे कष्ट पहुंचे। ये तो ऑप्शन इज रॉन्ग, ये तो हो नहीं सकता है 81 में ए, ठीक है ना। वोट देने का अधिकार बिल्कुल सही है, मताधिकार का मतलब वोट देना। नगर पालिका में महिलाओं के लिए कितनी सीटें आरक्षित होती है? तो महिलाओं के लिए नगर पालिका में 1/3 जो होता है सीट आरक्षित होती है, तो 82 का सी होगा। 83 है, जो व्यक्ति किसी स्टेट में नहीं रहता वह या तो संत होता है या पशु। ये किसने कहा था? मॉन्टेस्क्यू, एंजेलस, सेना, सोफिसिस्ट और अरस्तु। तो यहाँ पे आपका 83 में आपका डी हो जाएगा, अरस्तु। जो व्यक्ति किसी स्टेट में नहीं रहता है तो या तो वह संत है या पशु। किसने कहा है? अरस्तु। तो आज की इस वीडियोज़ में हमने आपको 83 प्रश्न किए, इसमें आपने कितने सही किए हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे। सब लोग 4 PM में डेली आइए, आपको एक बेहतरीन क्लास दिया जाएगा VVI प्रश्नों का संग्रह, जो कि सीधे ही आपके BPSC है ना ट्री एग्ज़ाम में आपके टैली करेंगे। तो जो लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज़ आप लोग इसको एक लाइक करें, ताकि आपकी लाइक हमें मोटिवेट कर सके, और इसे शेयर करें। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल का बेल आइकन में क्लिक कर लें, ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप सबको मिलता रहे। बेस्ट ऑफ योर लक। मिलते हैं इसी तरह के शानदार, जानदार, धमाकेदार वीडियो के साथ अगले वीडियो में। बेस्ट ऑफ योर लक। जय हिंद, जय भारत।